बंद दरवाजे के पीछे सुलगती आहें, बेबसी सिसकियाँ। एक बेजुबान मासूम लड़की किसी बेजान वजूद की तरह फर्श पर गिरी पड़ी थी। एक दरिंदा सिफ्त इंसान शर्ट के बटन बंद करते हुए उसकी बेबसी पर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने बिखरे हुए कमज़ोर वजूद को संभालती हुई दरवाजे तक आई। मुश्किल दरवाज़ा बंद किया और दीवार से जा लगी। सिर घुटनों पर गिराए आंसू बहाती रही। उसके गले से एक चीख उसके हलक तक पहुंची, लेकिन वहीं दम तोड़ गई। 14 बरस की थी जब से उसकी हर रात इसी अजियत में गुजर रही थी और किसी को कानोकार खबर तक ना हुई। पिछले 3 साल से इस अजियत से 2004 थी, लेकिन कभी बोल ही नहीं सकी। वो सबको चीख चीख कर अपना दर्द बताना चाहती थी, लेकिन बेजुबान थी, किसी से कुछ कह ही ना सकी। एक तो बेजुबान होने का दर्द और दूसरा घर से बेघर होने के डर ने कभी उसकी आवाज़ को बुलंद होने ही नहीं दिया। कहने को तो उस बेजुबान का नाम उजाला था, मगर उसकी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। किस्मत की सितमगरी तो देखें, उसकी इज्जत को तार तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके सगे चाचा का बेटा था। उम्र में उसे 6 साल बड़ा था। वो कज़न जिसे वो बचपन से भाई समझती थी, लेकिन नादान थी, नहीं जानती थी कि जिसे वो भाई समझ रही है हकीकत में एक दरिंदा है। किस्मत की सितमगरी देखे, उसके पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। अभी 6 माह की हुई थी कि बाप ने दूसरी शादी कर ली और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दुबई शिफ्ट हो गया। उसी नन्ही मासूम जान को दादी और छोटे भाई की बीवी के रहमो करम पर छोड़ गया। हर महीने उसका खर्च तो बाकायदगी से आ रहा था, लेकिन अपनी बीवी के सर पर शफकत का हाथ रखने वाला बाप दोबारा पाकिस्तान नहीं आया। वो जरा 2 साल की हो चुकी थी, मगर ठीक से बोल ही नहीं पाती थी। दादी के इसरार पर उसे डॉक्टर को दिखाया गया। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको चच्ची का। कुछ साल और रुक जाते, क्या ज़रूरत थी भी आने की। क्या करती बेटा, ये बच्ची यतीम है और मैं बीमार जाना कि इसे अकेले से कैसे लाती। दादी जी ने एक नज़र छोटे बेटे और बहू को देखा और तंज़ी अंदाज में बोली, ये तो मेरी ज़िद की वजह से आज बच्ची को यहाँ लाया गया है, वरना शायद सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती इस मासूम की। ओह, बड़े अफसोस की बात है माँ जी। खैर, बच्ची के कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। आप टेस्ट की फ़ीस काउंटर पर जमा करवा दें और कल तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर ने एक स्लिप उनकी तरफ बढ़ाई। दादी जी ने वो स्लिप उठाई और उजाला को गोद में उठाए काउंटर की तरफ चल दी। बेटा और बहू भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। अम्मा, मैं जमा करवा देता हूँ पैसे, आप कहाँ से देंगी। रहने दो जमील साहब, तो मेरे साथ यहाँ तक आ गए, तुम्हारा यही एहसान बहुत है। अपनी पोती के इलाज के लिए पैसे हैं मेरे पास। तुम अपनी दौलत अपनी बीवी और बच्चों के लिए संभाल कर रखो, कहीं कोई कमी ना पड़ जाए। मेरे शोहर की पेंशन का सहारा है, मुझे करवा लूँगी मैं अपनी पोती का इलाज। वो खुद काउंटर पर गई और पेमेंट करने के बाद स्लिप लेकर दोबारा डॉक्टर के कमरे में चली गई। अगले दिन डॉक्टर ने उजाला के कुछ टेस्ट किए और 1 हफ्ते बाद दोबारा आने को कहा। अल्लाह अल्लाह करके 1 हफ्ता गुजरा और वो लोग फिर से डॉक्टर के पास आए, लेकिन डॉक्टर का जवाब सुनकर माँ और बेटे के होश उड़ गए। माफ़ कीजिएगा माँ जी, आपकी पोती पैदाइशी गूंगी है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप लोग इसे 1 साल पहले ले आते तो शायद कुछ हो सकता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। दादी जी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उन्होंने अफसोस भरी निगाहों से बेटे और बहू को देखा और सर नफ़ी में हिलाया। गोद में गुमसुम सी उजाला को देखा और चुपचाप घर आ गईं। अम्मा जान, कब तक रोती रहेंगी आप? आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये तो कुदरती है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। आप हम दोनों से क्यों नाराज़ हो रही हैं? जमील साहब माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जब से घर आई थी बस रोई जा रही थी। सही कह रहे हो तुम, कसूर नहीं है इसमें, कसूर तो इस मासूम बच्ची का है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और बाप जिंदा होते हुए भी मर चुका है। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो इसी हाल में ना होती। कितनी बार कहा था तुमसे कि बच्ची आ के अलावा कुछ नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों और बीवी से ही फुर्सत नहीं थी। अम्मा जान, ऐसे तो ना बोलें आप, क्यों अपने जीते जागते बेटे को मार रही हैं। मैं गफूर साहब से बात करता हूँ, उसे दुबई ले जाएगा, शायद वहाँ उसका इलाज हो जाए। खबरदार जो उसका नाम भी लिया मेरे सामने, जो 1.5 साल में एक बार भी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखने नहीं आया, वो अब खा खाएगा। मर चुका है वो कमबख्त मेरे लिए। खुश है वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ, जुड़वा बच्चों का बाप बन चुका है। वहाँ अब उसे इस बेटी की याद कहाँ आनी है। इसकी तो पसंद तो वही मनहूस लड़की थी, आखिरकार उसको मिल ही गई, ले गई उसे सबसे दूर। कितनी मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए राज़ी किया था। 10 साल तक मुझसे ज़िद लगाई रखी कि शादी करूँगा तो उसी से, वरना करूँगा ही नहीं। वो तो तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो शादी के लिए राज़ी हो गया। तब तक छोटा भाई 4 बच्चों का बाप बन चुका था। पता नहीं आखिर उस लड़की ने क्या जादू किया हुआ था, मेरी हंसती बसती बहू को खा गई। आखिर वही हुआ जो कमबख्त चाहता था। कम से कम अपनी मासूम बेटी का तो सोच लेता, लेकिन नहीं। उसका सर पर तो उस टाइम के इश्क का बोझ सवार था।
चट मंगनी पट पे आ लेकर उड़ गई डाइन। उसे चलो वो तो पढ़ाई है, उसे क्या शिकवा करना, ये तो मेरा बेटा था, इसे माँ का ज़रा ख्याल नहीं आया। मेरा न सही अपनी बच्ची के लिए ही आ जाता, पैसे भेजकर समझता है बाप होने का फ़र्ज़ निभा दिया। खबरदार जो तुमने उसे उजाला के बारे में कुछ भी बताया। ये यतीम हुई है लेकिन उसकी दादी अभी ज़िंदा है, ऐसे तो ना कहे माँ जान, उसका बाप ना सही चाचू तो है। मैं रखूँगा उसके सर पर शफ़क़त का हाथ, मैं बाप बनूँगा उसका। आज से ये गफूर साहब की नहीं बल्कि मेरी बेटी है। आप बेफिक्र रहें, आइंदा मैं इसके मामले में कोई लापरवाही नहीं करूँगा। जमील ने माँ के कदमों में बैठते हुए इनसे वादा किया। ना बोलने की वजह से उजाला को स्कूल भेजा ही नहीं गया। वो बस घर में ही रहती और गुजरते वक्त के साथ चच्ची के साथ पूरा घर संभालना शुरू कर दिया। अफशा बेगम की 2 बेटियां और एक 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जैन और छोटा नुमान जो इंसानियत के नाम पर एक दरिंदा था। 2 जुड़वा बेटियां नबीरा और बरीरा। ये चारों बच्चे उजाला से बड़े थे। जैन 8 साल, नुमान 6 साल और नबीरा और बरीरा उजाला से 4 साल बड़ी थी। जब तक दादी जिंदा थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन दादी के मरने के बाद उजाला का इस घर में जीना मुहाल हो गया। दादी के मरते ही चची ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। शोहर के सामने उजाला से बहुत मोहब्बत से पेश आती, लेकिन उसके घर से जाते ही माँ बेटियों उजाला के साथ ऐसे सलूक करती जैसे वो उनकी ज़र खरीद गुलाम हो। दादी की वफ़ात के बाद उजाला उनके कमरे में अकेली रहती थी। वो सारी रात जाकर अपनी बेबसी पर रोती रहती और सुबह सूजी हुई सुर्ख आँख के लिए सबकी खिदमत करने में मसरूफ़ रहती। माँ की वफ़ात से चंद माह बाद जमील साहब का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर हो गया और वो उजाला को अपनी बीवी की जिम्मेदारी पर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। एक रात वो सब करीबी रिश्तेदार के घर शादी पर गए, लेकिन उजाला को घर पर अकेला छोड़ गए कि किसी का घर पर रुकना ज़रूरी है। मेहंदी का फंक्शन था और रात देर तक चलता रहा। नुमान अचानक घर आया। उजाला टीवी लाउंज के सोफे पर बैठी सो रही थी। नुमान की नज़र इस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर झुका गौर से उसे देखने लग गया। उजाला की आंख खुल गई और नुमान को अपने इतने करीब देखकर डर कर पीछे हटी। नुमान की नज़रों ने उसे अजीब से खौफ में मुब्तला कर दिया। उसके अचानक जागने पर नुमान डर गया। ये कोई जगह है सोने की? अपने कमरे में नहीं सो सकती तुम? खुद को संभालते हुए गुस्से से बोला। उजाला ने सर नफ़ी में हिलाया और कमरे की तरफ इशारा किया। वो कहना चाह रही थी कि मुझे वहाँ सोते डर लग रहा है, एक तो पता नहीं कौन सी ज़ुबान बोलती है। वो झुंझुलाते हुए बोला और सोफे पर बैठ गया। 1 कप चाय बना दो मुझे, हकमाना अंदाज में बोला। उजाला ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया और तेज़ी से किचन में चली गई। केतली में पानी डालकर चूल्हे पर रखा। दूध निकालने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। चूल्हा जल रहा था और वो आग की रोशनी में फ्रिज से दूध वाला जग निकाल कर चूल्हे की तरफ पलटी ही थी कि उसके हाथ से दूध वाला जग ज़मीन पोस हो गया। नुमान उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। उजाला डर कर पीछे हटी। वो जितनी तेज़ी से पीछे हटी थी, नुमान उतनी ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और उसी के साथ उजाला की ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। उसे पता ही नहीं चला वो कहाँ है और कहाँ नहीं। नुमान उसे कब से इस कमरे में छोड़ कर गया, उसे कुछ पता नहीं चला। उजाला उजाला कहाँ मर गई हो? अफशा बेगम की आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस आई और आंखें खोली तब अपने कमरे में थी। बेजान वजूद को संभालती हुई कमरे से बाहर आई हुई किचन की तरफ बढ़ी। उसके कदम दरवाजे में ही रुक गए। रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया और वह दरवाजे में ही गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ पर अफशा बेगम उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ तुम्हें? अब ये क्या ड्रामा है? वो पानी का गिलास लिए उजाला की तरफ आई और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर में उजाला को होश आ गया। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। अफशा बेगम ने उसके माथे पर हाथ रखा तो बुखार महसूस हुआ। जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई भिजवाती हूँ मैं। उजाला की हालत देखकर वह परेशान हो गई। कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन फिर अपने ख्यालात को झटकती हुई उठ खड़ी हुई। उजाला बहुत मुश्किल खुद को संभालती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजे का लॉक लगाने लगी। कोशिश की मगर दरवाज़ा बंद नहीं हो सका क्योंकि लॉक ख़राब था। बेबसी बेड पर गिर गई और अपनी बेबसी पर जी भरकर रो दी। हकीकी मायने में उसे आज अपने यतीम होने का मतलब समझ आया था। आज उसे शिद्दत से अपनी दादी की कमी महसूस हुई थी। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। भाई जैसे रिश्ते का ये रूप उसकी रूह तक को झलनी कर गया था। उसे क्या पता था कि दादी के मरते ही बस नाम के भाई का ऐसा रूप देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अफशा बेगम कमरे में दाखिल हुई। ये लो नाश्ता, खाकर दवाई खा लो, सारा दूध किचन में गिरा पड़ा है, वरना चाय भी बना देती। जब मैं रात को गई थी तब तो अच्छी भरी थी तुम, अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? चच्ची के सवाल पर उजाला कुछ ना बोली, बस रोती रही। कहती भी क्या, कैसे जवाब देती? कुछ बोल ही नहीं सकती थी।
अच्छा अच्छा चुप कर जाओ, मान लिया मैंने कि तुम्हारी तबीयत खराब है। नाश्ता करो और दवाई खाकर आराम करो। मैं भी किससे पूछ रही हूँ? यहाँ से पहले कभी बोली है जो अब बोलेगी? अफशा बेगम कमरे से बाहर निकल गई। उजाला को अपनी बेबसी पर मजीद रोना आया। जब रो रो कर थक गई तो नाश्ता किया और दवाई खाकर लेट गई। एक हफ्ते तक वो डर के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बुखार शिद्दत इख्तियार कर चुका था। आखिरकार जमील साहब को छुट्टी लेकर आना पड़ा। चचा का सहारा मिला तो उजाला का डर थोड़ा कम हुआ। उनके कंधे से सर लगाए रोती रही। क्या हुआ मेरी बेटी को? किसी ने कुछ कहा है? क्या मैं आ गया हूँ ना, डॉक्टर पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उजाला ने सर नफ़ी में हिलाया, यानी वो कमरे से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। देख लिया अपनी अपनी आंखों से। मेरी बात पर तो यकीन ही नहीं आ रहा था आपको। ये कमरे से बाहर निकले तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ ना, इसलिए आपको बुलवाया है, क्योंकि इसने हमारी तो सुननी नहीं। इसे कुछ हो जाता तो लोग यही कहते कि हम लोग जालिम हैं। कह कह कर थक गई हूँ कि ज़हनी अनुमान के साथ डॉक्टर के पास चली जाए, लेकिन ये दरवाज़ा बंद करके आगे बैठ जाती है ताकि कोई कमरे में आ ही ना सके। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं खुद लेकर जाता हूँ अपनी बेटी को डॉक्टर के पास। उजाला सरनफी में हिलाती रह गई, लेकिन जमील साहब ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गए। उजाला सर 2 दिन बाद उसकी तबीयत कुछ संभली तो जमील साहब वापस चले गए। बाप के अचानक वापस आने पर नुमान डर चुका था कि कहीं उजाला उनको कुछ पता ना दे, लेकिन बाप के जाते ही फ़ौरन किसी जिन की तरह उसके कमरे में हाजिर हो गया। उसे देखकर उजाला उठकर बैठ गई और डर के दीवार से जा लगी। नुमान उसकी तरफ बढ़ा और बेड पर बैठकर हंस पड़ा। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, खामखा डर रहा था कि तुम किसी को कुछ बता ही ना दो। बताओगी कैसे? ज़ुबान तो है नहीं तुम्हारे पास। उजाला की बेबसी पर जी भरकर हंसता रहा। मेरी बात सुनो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही? अगर किसी को मुझ पर ज़रा सा भी शक हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। गुस्से से उजाला का जबड़ा दबोचते हुए बोला। उजाला ने रोते हुए सरनफी में हिलाया, जिसका मतलब था मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गुड गर्ल, ऐसे ही अच्छी बच्ची बनकर रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। उजाला को छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया और इस दिन के बाद उसे जब भी मौका मिलता उजाला के कमरे में पहुंच जाता और उसे अपनी हवस का निशाना बनाता। इसी तरह दिन गुजरते गए और 3 साल गुजर गए, लेकिन किसी को कानो कान इस जुर्म की खबर तक ना हुई। 3 साल बाद उजाला 17 साल की हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला था। किचन में खड़ी चाय कप में डाल रही थी। ड्राइंग रूम में कोई खातून बैठी थी कौसर के साथ। उजाला उनके लिए चाय लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम। उस खातून ने खुशदिली से उजाला को सलाम किया, लेकिन उजाला ने फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया और कमरे से बाहर निकल गई। वो खातून हैरत ज़्यादा से उसे जाते हुए देखती रही कि उसने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। मेरी जेठ की बेटी है, उजाला नाम है इसका, बेचारी बोल नहीं सकती। अफशा बेगम ने इसकी परेशानी भांप ली, जल्दी से बोल पड़ी। ओह, बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। वो खातून अफसोस भरे लहजे में बोली। हाँ जी बहन, क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी, पैदाइशी मसला है उसका। उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और ये अभी चंद माह की थी कि बाप ने शादी कर ली और अपनी बीवी के साथ दुबई शिफ्ट हो गया। ये मेरे पास ही पैदाइश से लेकर अब तक मेरे हाथों में ही पली बड़ी है। बाप ने आज तक पलट कर नहीं देखा। हर महीने बाकायदगी से खर्च भेज देता है। भला हमने उसके पैसों का क्या करना है? उसके अकाउंट में जमा होती रहती है रकम। हमारे लिए तो 1 रुपया भी हराम है। मेरे शोहर खुद सरकारी मुलाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर। उजाला को मैंने अपनी बेटियों की तरह ही पाला है। जो इनको खिलाती हूँ वही ये खाती है और जो इनको पहनाती हूँ ये भी वही पहनती है। शुक्र है मालिका जो उसने मुझे 3 रहमतें अता की हैं। बस एक दुख है मुझे कि उजाला को पढ़ा लिखा नहीं सकी। कैसे भतीजी स्कूल बेजुबान थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। ऐसे हालात में उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाती मैं। बस इसी डर से उसे अकेले घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया हमने। वह खातून तजस्सुस ज़दा अंदाज में अफशा बेगम की सारी बातें सुन रही थी। छोड़िए ना इन सब बातों को, आप चाय पीजिए। जी। वो खातून गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराई। बहुत बड़ी नेकी की है आपने बहन। आजकल के दौर में किसी की औलाद को कौन पालता है? अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए, आमीन। आपको अफसरदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप समझिए आपका मसला हल हो चुका है। क्या मतलब बहन जी? मैं कुछ समझी नहीं अफशा बेगम ना समझी के अंदाज में बोली। मतलब ये कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। मेरी बेटी पिछले 3 साल से गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाती है। ऐसे बच्चों के लिए खसूसी स्कूल बन चुके हैं अब। आप जुमे को मेरे रात पर तशरीफ़ लाएं, मैं आपको माहम से मिलवा दूँगी। आप फिक्र ही ना करें, मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ा देगी। ये बोल नहीं सकती लेकिन लिखने के काबिल हो जाएगी इंशाल्लाह, और हाथों की मदद से अपनी बात समझाने में मज़ीद माहिर हो जाएगी। आप ऐसा करें, जुम्मा को उजाला को साथ ही ले आइएगा।
ये माँ हमसे वही मिल लेगी। आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाकी घरों में मिलाद की दावत देनी है। जी ज़रूर। अफशा बेगम ना चाहते हुए भी सर इस बात में हिलाया और इस खतून को जाता हुआ देखती रह गई। अम्मी, आंटी कौन थी? इतनी देर से आपसे क्या बातें कर रही थी? कहाँ से आई थी? पहले तो कभी नहीं देखा इनको। आप इन्हें जानती हैं क्या? जैसे ही अफशा बेगम ड्राइंग रूम से बाहर आई, नबीरा और बरीरा सवाल पर सवाल करती चली गईं। तुम लोग सुकून से बैठने दोगे मुझे या नहीं? अभी कमरे से बाहर आई हुई हूँ कि सवालों की बौछार कर दी है तुम दोनों ने। सब कुछ बता दूंगी, ज़रा सुख का सांस तो आने दो मुझे। उजाला भी किचन के दरवाजे के पास खड़ी अफशा बेगम की तरफ मुतवज्जो थी। उसे भी जानना था कि आखिर वो औरत कौन थी और तुम क्या मुँह उठाए वहाँ खड़ी हो। अफशा बेगम की नज़र उजाला पर पड़ गई। जाओ बर्तन समेटो जाकर, ऐसे कान लगाए खड़ी हो जैसे तुम्हारी पुरानी रिश्तेदार थी। उजाला जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। ओहो अम्मी, ये बता भी दे, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं? नबीरा फाइलर से नेल्स की शेप सेट करती हुई लापरवाही से बोली। अच्छा बताती हूँ। पता नहीं तुम लोगों को इतनी टेंशन किस बात की है। हमें कोई टेंशन नहीं है अम्मी, हम तो बस ऐसे ही पूछ रही हैं। खैर, आप उन्हें नहीं बताना चाहती तो ना बताएं। बरीरा लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली और मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। हम साई थी, साथ वाले घर में कुछ दिन पहले शिफ्ट हुई है, मिलाद की दावत देने आई थी। ले जी, ये तो वही बात हुई, खुद ही रिश्तेदार और निकली हमसाई। बरीरा भवें उचकाते हुए बोली। मिसाल तो ढंग की दिया करो, लानत है तुम्हारी मिसाल पर। नबीरा जी भरकर बदमज़ा हुई। मेरी तरफ से बाहर में जाए मुझे क्या? बरीरा ने हैंड्री कानों में लगाई और सोफे पर लेट गई। छोड़ें इसकी अम्मी, इसकी तो आदत है। अब ये बताएं आप परेशान क्यों हैं? नबीरा माँ के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। मैंने क्यों परेशान होना है भला? मैं तो बस कुछ सोच रही थी। अजीब टेंशन में डाल गई है ये औरत मुझे। कैसी टेंशन अम्मी? नबीरा फाइलर मेज़ पर रखती हुई माँ की तरफ मुतवज्जा हुई। कह रही थी कि उसकी बेटी उजाला जैसे बच्चों को पढ़ाती है, मिलाद पर उजाला को साथ लेकर आऊँ ताकि अपनी बेटी से मिलवा सके। कह रही थी कि बोल नहीं सकती लेकिन लिख तो सकती है ना। पता नहीं हमारे अब्बू क्या कहेंगे इस बारे में। कोई पागल ही होगा जो अब्बू को बताएगा। बरीरा उठकर माँ की दूसरी तरफ बैठते हुए बोली। अफशा बेगम और नबीरा ने भवें उचकाते हुए उसे देखा। बहुत ड्रामेबाज है अम्मी, हैंड फ्री का बहाना बनाकर सारी बातें सुन रही थी। बरीरा की इस हरकत पर नबीरा को बहुत गुस्सा आया। तुम चुप रहो यार, बरीरा लापरवाही से बोली। अम्मी, आप 1 मिनट के लिए सोचें ज़रा। अगर ये लिखना शुरू हो गई, इसने लिख कर अब्बू से हमारी शिकायतें लगाना शुरू कर दी तो? बरीरा की बात पर अफशा बेगम ने हैरत ज़दा अंदाज में पहले नबीरा को देखा और फिर बरीरा को। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं सोची तो अब सोच लेना अम्मी। वैसे भी ये बात हम तीनों के दरमियान है, किसी और ने तो नहीं सुनी अभी तक। दफ़ा करें आप उस औरत को, हमारी कौन सी रिश्तेदार है जो बाहर बार आएगी? हाँ, लेकिन इसमें उजाला की भलाई है। आखिर कल को इसे रुखसत भी करना है मुझे। सारी ज़िंदगी सर पर बिठाकर तो नहीं खिला सकती मैं इसे। बरीरा ने माँ को कोहनी मारते हुए चुप रहने का इशारा किया क्योंकि उजाला गुजर रही थी। फैसला आपके हाथ में है अम्मी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। बरीरा आहिस्ता आवाज़ में बोली ताकि उजाला को आवाज़ ना जा सके। कोई गरीब सा लड़का देखकर शादी कर देंगे इसकी, भर भर कर जहेज देकर मुंह बंद करवा देंगे उनका। वैसे भी हमने कौन सा अपने पास पैसे लगाने हैं, ताया अबू भेजेंगे उसकी शादी का सारा खर्चा। कोई ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ाने की, ये हमारे सर पर चढ़ कर नाचेगी। मैं बता रही हूँ आपको, अभी ये जो थोड़ा बहुत आपसे डरती है ना, उसका डर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसे कुछ कहने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ेगा। उसने लिख कर हमारी शिकायतें लगाना शुरू कर दी ना, तो हम तो गई काम से। सोचें अम्मी, सोचें, उसकी बात को यही ख़त्म कर दें। कह तो तुम सही रही हो बरीरा, जमील साहब को कौन बताएगा भला? इस बात को तो तुम दोनों अपने तक ही रखना बस। बाहर में गई उसकी पढ़ाई लिखाई, जब उसके बाप को कोई फिक्र नहीं तो हम क्यों करें? नबीरा ने बरीरा की तरफ देखा और अफसोस में सर हिलाया। इन सब बातों में बहुत दिमाग चलता है, लेकिन पढ़ाई के वक्त तुम्हें मौत नज़र आती है। किताबें देखते ही तुम्हें पहुँच पड़ जाती है। उजाला की फिक्र करने के बजाय तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें और कोई काम है ही नहीं बट नबीरा, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। बरीरा बुरा सा मुँह बनाती हुई दोबारा सोफे पर लेट गई और मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। अम्मी, आपको जो सही लगता है करें, हमें इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। नबीरा ने मेज़ से फाइलर उठाया और फिर से अपने नाखूनों की मरम्मत करने में मसरूफ़ हो गई। अफशा बेगम उठकर किचन की तरफ चली गई और रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। क्या हुआ मम्मा, सब खैरियत है ना? मैं देख रही हूँ आप दोपहर से कुछ परेशान है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। माँ हम लैपटॉप से नज़रें हटाए माँ की तरफ देखती हुई बोली। वो चाय का कप हाथ में पकड़ी किसी गहरी सोच में गुम थी। नहीं माँ, हम कुछ खास नहीं बेटा, परेशानी है भी और नहीं भी। क्या बात है मम्मा, खुलकर बताएं। माँ हमने लैपटॉप शट डाउन किया और माँ के पास आकर बैठ गई।
आज मैं एक लड़की से मिली, उजाला नाम है उसका, साथ वाले घर में रहती है। बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। सोच रही हूँ कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी सगी औलाद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी में इतना मगन हो गया कि एक बार भी अपनी बेटी से मिलने नहीं आया। ओह स्ट्रेंज। होते ही कुछ कमज़र्फ लोग ममा, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन कोई बाप ऐसा भी कर सकता है, ये बात वाकई नाकाबिले यकीन है। यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रही हूँ माँ। एक तरफ तुम्हारे बाबा हैं जो तुम्हारी ज़रा सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो बच्ची बेचारी इस मोहब्बत से महरूम है, अपनी चची के पास रहती है और उसकी हालत देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो खुश है। उसकी चची अपने मुंह आप मिट्ठू बन रही थी, उसके एक एक लफ्ज़ से उसका झूठ वाज़े हो रहा था, झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही थी और मैं चुपचाप उसका मुँह देख रही थी। मेरा तो चाय पीने का दिल ही नहीं किया। उस माहौल से वहशत हो रही थी मुझे। कह रही थी अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है मैंने उजाला को, लेकिन उजाला की हालत किसी नौकरानी से कम नहीं थी, तो उसे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए मम्मा। अगर उसके वालिद उसे मिलने नहीं आए या तो मिलने जा सकती है या फिर उन्हें कॉल करके तो बता ही सकती है। अब इतना भी कोई मजबूर नहीं होता मम्मा, लेकिन ये मजबूर है बेटा, बेचारी बोल ही नहीं सकती तो बाप को कैसे बताएगी। उसकी चच्ची बता रही थी कि पैदाइशी गूंगी है, लेकिन मुझे तो लगता है उन लोगों ने उसका इलाज ही नहीं करवाया होगा। ओह सो सैड, ये तो जुल्म है मम्मा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कह रही हो मामा, हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह उसके बाप से रब्ता हो जाए। उसकी चच्ची को बताया है मैंने कि तुम उसे पढ़ा सकती हो, जुम्मा को साथ लाने का कहा है उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता उजाला को साथ लाएगी। अगर उसे साथ नहीं लाएगी तो मैं उसे लेने खुद उनके घर जाऊंगी मम्मा। तलीम हासिल करना उस बच्ची का हक है, किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि गूंगे बहरे बच्चे तलीम हासिल नहीं कर सकते। आज के दौर में कौन इतना जुल्म बर्दाश्त करता है। उस लड़की को अपने लिए खुद भी लड़ना चाहिए। ये सोशल मीडिया का दौर है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अपना बुरा समझते हैं, तो फिर उजाला क्यों नहीं। एक 10 साल के बच्चे को भी पता चल जाता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, वो किसी तरह अपने बाप से रब्ता तो कर सकती है ना। मोबाइल तो यूज़ करती ही होगी, मेरा नहीं ख्याल कि उसे मोबाइल यूज़ करने की भी इजाज़त मिलती होगी वहाँ। बता तो रही हूँ तुम्हें कि उसकी हालत बिल्कुल नौकरानियों जैसी है, बल्कि उनसे भी बदतर। और उनकी अपनी बेटियां तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनकर बैठी थीं, सर से लेकर पांव तक फैशन चमक रहा था, लेकिन उजाला, उस बेचारी ने जूता भी कोई साल पुराना पहना हुआ था। अल्लाह अल्लाह, इतना जुल्म। मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा ही नहीं जा रहा बेटा। माँ, हमने गहरी सांस ली और माँ की तरफ देखा। खुद को संभाले मामा, जहाँ तक हो सकेगा हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा। एज क्या है उसकी? 16-17 साल की होगी शायद, देखने में तो इतनी ही लगी मुझे। चलिए देख लेते हैं, आप फिक्र ना करें। माँ हमने फिर से लैपटॉप उठाया, अपने कमरे में मसरूफ़ हो गई। खैर से जुम्मे का दिन भी आ गया, लेकिन अफशा बेगम ना तो खुद मिलाद में शामिल हुई और ना ही उजाला को जाने दिया। शाम तक को दरवाज़ा नोक हुआ। नुमान ने दरवाज़ा खोला तो माँ हम अपनी माँ के साथ दरवाजे पर के बाहर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। माँ ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नुमान ने माहम को सरता पाँव अच्छी तरह देखा, बदले में माहम ने अपनी चादर अच्छी तरह दुरुस्त की। उसे नुमान का देखना थोड़ा अजीब लगा। बेटा अपनी वालदा को बुला दें, हम आपके साथ वाले घर से आए हैं। माहम की वालदा ने खाने की ट्रे नुमान की तरफ बढ़ाई। अरे आंटी जी, उसकी क्या ज़रूरत है, आपका अपना घर है, जो मर्जी आए। नुमान ने उनके हाथ से ट्रे लिया और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाते हुए माँ को बुलाने चला गया। मम्मा, साथ वाले घर से एक औरत आई है अपनी बेटी के साथ, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, आपका मिल लें। ये फिर से आ गई, अजीब औरत है। अफशा बेगम ने बुरा सा मुंह बनाया। अकेली नहीं आई वो, बल्कि उनके साथ उनकी बेटी भी आई है। अच्छा, और उसकी बेटी को देखते ही तुमने फ़ौरन अंदर बुला लिया होगा उनको। माँ से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं समझा? क्या हो गया है अम्मी? हमसाए हैं हमारे, और हमसायों का हक रिश्तेदारों से ज़्यादा होता है। जाए उनके लिए अच्छी चाय पानी का इंतज़ाम करें और ये ट्रे संभालें। नुमान खाने की ट्रे माँ के हवाले करता हुआ अपने कमरे में चला गया। ना चाहते हुए भी अफशा बेगम को ड्राइंग रूम में जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सलाम किया और हाल पूछने के बाद सोफे पर बैठ गई। ये महम है मेरी बेटी। शहला बेगम ने अपनी बेटी का तारीफ़ करवाया। बदले में अफशा बेगम मुस्कुरा दी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए आपकी बेटी को। मैं अपनी बेटियों को बुलाती हूँ। बरीरा ने बेटा जल्दी आओ बेटा। अफशा बेगम अपनी बेटियों को आवाज़ देना शुरू हो गई। माँ हमने उलझन भरे अंदाज में माँ की तरफ देखा और कंधे उचका दिए। क्या हो गया अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं? बरीरा गुस्से से बोलती हुई कमरे में दाखिल हुई और शहला बेगम माहम पर नज़र पड़ते ही खामोश हो गई और शर्मिंदगी से मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दुआ करने के बाद सोफे पर बैठ गई। ये बरीरा है और ये नबीरा। नबीरा भी बरीरा के पीछे कमरे में दाखिल हुई। माहम ने दोनों को सरता पाँव अच्छी तरह देखा और गहरी सांस ली। मेरे छोटे बेटे से तो आप मिल चुकी हैं गेट पर, नुमान नाम है उसका, और बड़े बेटे का नाम जैन है। जैन CSS कर रहा है माशाल्लाह से, और नुमान MBA कर रहा है। नबीरा और बरीरा मास्टर्स कर रही हैं।
अफशा बेगम ने अपने बच्चों की तारीफ़ों में पुल बांध दी। माशाल्लाह, बहुत होनहार और फरमाबरदार बच्चे हैं आपके। शहला बेगम ने तंज़ी अंदाज में तारीफ़ की और माहम की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। जी आंटी, बिल्कुल सही कहा मम्मा ने। दरअसल मैं उजाला से मिलने आई थी। मामा ने बताया मुझे किसके बारे में। आप मेराज में शामिल नहीं हो सकी तो मैंने सोचा क्यों ना खुद चलकर आप मिल लाऊं। उजाला के जिक्र पर अफशा बेगम जी भरकर बदमज़ा हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अब मैं मिलवा देती हूँ आपको उजाला से। बरीरा बेटे जाओ, बुला कर लाओ बहन को। बरीरा भवें उचकाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने आना था लेकिन क्या करती बेटा, मेरा बीपी अचानक से इतना हाई हो गया था कि उठा ही नहीं गया। अभी मेडिसिन खाकर लेटी हुई थी कि बेटा कमरे में आ गया कि मेहमान आए हैं। फिर तो हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया बहन जी। शहला बेगम शर्मिंदा सा बोली। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अपना घर है, जब मर्जी आए। नबीरा बेटे जाओ, कुछ खाने को ले आओ। अफशा बेगम ने नबीरा को मोबाइल पर मसरूफ बैठे देखा तो थोड़ा गुस्से से बोली। जी। नबीरा ना चाहते हुए मुस्कुरा दी और कमरे से बाहर निकल गई। नहीं आंटी जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर से खाना खा कर आए हैं, आप किसी तकल्लुफ़ में ना पड़े। मैं बस उजाला से मिलने आई थी। जब से मामा ने मुझे उसके बारे में बताया है, मैं बड़ी शिद्दत से उससे मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी। दरअसल ऐसे बच्चों से मेरी कुछ ख़ास अटैचमेंट है, या फिर यूँ कह लें मेरी रूह ऐसे बच्चों से मिलकर बहुत खुश महसूस करती है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि उस पाक ज़ात ने मुझ नाचीज़ को ये काबिलियत बख्शी है। इसमें मेरा अपना कोई अमल दखल नहीं है। ये सब तो अल्लाह का करम है जो उसने मुझे ऐसे बच्चों की तालीम देने की सलाहियत बख्शी है। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पाक ने मुझे इन बच्चों की आवाज़ बना दिया हो। मैं उनके एहसासात को समझती हूँ और इनकी आंखों से उन अल्फाज को महसूस करती हूँ। माहम के मशहूर को आवाज़ सुनकर अफशा बेगम तो जैसे उसकी आवाज़ में सहर में जकड़ गई। कितना प्यारा बोलती हो बेटा आप। बिल्कुल सही कहा, अल्लाह पाक आपका बहुत ख़ास करम है तुम पर। तुम्हारी आवाज़ की मिठास सुनकर अंदाज़ा हो रहा है मुझे। माहम ने माँ की तरफ देखा और सर झुकाई मुस्कुरा दी। बरीरा उजाला के साथ कमरे में दाखिल हुई। उजाला को देखकर माहम उसकी तरफ बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? माहम ने उसका माथा चूमते हुए उसे खुद से अलग किया। उजाला ने घबरा कर पहले चच्ची की तरफ देखा और फिर माहम की तरफ। वो समझ नहीं पाई आखिर ये है कौन जो इस पर इतनी मोहब्बत निछावर कर रही है। आओ बेटे मेरे पास। माहम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ सोफे तक लाई और बैठने का इशारा किया। उजाला डरते डरते बैठ गई और बार बार अफशा बेगम को देखती रही। मैं माहम हूँ, आपकी टीचर। माहम पहले बोली और फिर हाथ इशारों और फेस एक्सप्रेशंस के जरिए उजाला को समझाने की कोशिश की। उजाला कभी उसके चेहरे को देखती तो कभी उसके हाथों को। माहम के इशारों को देखकर सर इस बात में हिलाया जैसे कहना चाह रही हूँ मैं आपकी बात समझ गई। ये तो सुनकर भी समझ गई होगी बेटा, इशारों में समझाने की क्या ज़रूरत है। अफशा बेगम ने जैसे माहम के समझाने के अंदाज का मजाक उड़ाया। ज़रूरत है आंटी जी, आप नहीं समझेंगे इस बात को। बस आप इतना समझ लें कि इशारे मेरी आवाज़ हैं जो मैं उजाला तक पहुंचाना चाहती हूँ। हमने तो बात नहीं की इससे, ज़्यादातर इशारों में हम बोलते हैं और सुनकर समझ लेती है। यही तो मसला है आंटी जी। आप उसे अपनी बातें तो समझा देते हैं लेकिन क्या आपने कभी उसकी बात समझने की कोशिश की है कि ये क्या कहना चाहती है। माहम के सवाल पर कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ अफशा बेगम हक्का बक्का सी माँ और बेटी के चेहरे देखती रह गई। ये लीजिए। नबीरा ने चाय की ट्रे मेज़ पर रखी। जज़ाकल्लाह। माँ हमने चाय का कप उठाकर उजाला की तरफ बढ़ाया। बदले में उजाला ने सर नफ़ी में हिलाया। अफशा बेगम ने हैरत अंदाज में बेटियों की तरफ देखा। नबीरा ने कंधे उचकाते हुए माँ की तरफ देखा। उजाला ने चच्ची की तरफ देखा और डरते डरते माहम के हाथ से चाय का कप पकड़ लिया। उसके हाथ कप कपा रहे थे। इससे पहले उसे इतने महंगे कप में चाय पीना नसीब ही नहीं हुई थी। वो इस कप को बस धोने के लिए ही हाथ लगा सकती थी। देखा आपने पहली मुलाकात में उजाला मेरी बेटी से कितना घुल मिल गई है। अब आप लोग उजाला की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबको अपनी बातें समझाने लगेगी। उजाला चाय पीते हुए हैरत ज़दा सी माहम को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माहम उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी। वो तो उसे जानती तक नहीं थी। वो कब शहला बेगम का चेहरा देखती तो कभी माहम का। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दादी के अलावा कोई औरत उससे मोहब्बत से पेश आ सकती है। जी आपकी बात ठीक है बहन। जी वाकई उजाला बहुत खुश लग रही है आपकी बेटी के साथ, लेकिन अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। दरअसल मेरे शोहर नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर होते हैं। जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे मैं अकेले कैसे फैसला कर सकती हूँ। जवान बच्ची है और बेजुबान भी। हम लोग आपको ठीक से जानते भी नहीं। मेरा मतलब है मेरे शोहर को इतराज़ हो सकता है। आखिर वो उजाला पर पूरा हक रखते हैं। बेटियों की तरह पाला है इसे और इस फैसले का हक भी उन्हीं के पास है। जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लेती आप मेरी तरफ से इनकार ही समझे। अफशा बेगम के मुंह से इनकार का लफ्ज़ सुनकर माहम के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और इसने चौंक कर माँ की तरफ देखा। अच्छा ये बात तो आप बिल्कुल ठीक है बहन जी, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई साहब को कोई एतराज़ होगा। अगर वो बरीरा और नबीरा को पढ़ाई की इजाज़त दे सकते हैं तो उजाला को क्यों नहीं।
अगर आपके लिए अपनी बच्चियों और उजाला में कोई फ़र्क नहीं तो फिर तो एतराज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो आपको किसी की भी तरह अपने शौहर को मनाना चाहिए, क्योंकि उसमें उजाला की बेहतरी है। और जहाँ तक जानने की बात है तो मैं आपको अपने घर बुला चुकी हूँ, मगर आप आई ही नहीं। अगर आप आ जाती तो आपको अंदाज़ा हो जाता हमारे घर का माहौल कैसा है। छोटी सी फैमिली है हमारी। मैं, माहम के बाबा और एक बेटा है यासिर। यासिर पूरा दिन अपने पापा के साथ बिजनेस संभालता है और शाम के वक्त यूनिवर्सिटी जाता है। बहुत होनहार बेटा है मेरा। उसने इवनिंग क्लासेस इसलिए ज्वाइन की ताकि अपने पापा के साथ काम में हाथ बटा सके। माँ हमसे तो आप मिल चुकी हैं और मेरी भी आपसे दूसरी मुलाकात है। आप हमारी तरफ आया जाया करें, इंशाल्लाह आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा हमारे माहौल का। मैं खुद बेटी वाली हूँ, बेटियों की इज़्ज़त से बखूबी वाकिफ़ हूँ। माँ हम भी बहुत मसरूफ़ होती है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर उजाला के लिए वक्त निकालने के लिए तैयार है। आप ऐसा करें, वो टाइम सेलेक्ट कर लें जिसमें यासिर और माहम के बाबा घर पर ना हो। यासिर 5 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। उनके बाबा रात 10 बजे के बाद घर आते हैं। आप ऐसा करें, शाम 6 से 9 आप इसे भेज दिया करना, बल्कि आप इसे छोड़ने और ले जाने की जिम्मेदारी आप खुद उठा लें और जब चाहे हमारी तरफ आकर देख लिया करें आपकी बच्ची महफूज है या नहीं। शहरा बेगम ने हर मुमकिन कोशिश की अफशा बेगम को यकीन दहानी दिलाने की, मगर अफशा बेगम का सर नफ़ी में ही हिल रहा था। जब तक मैं अपने शोहर से इजाज़त नहीं ले लेती तब तक मेरे लिए कोई भी फैसला करना मुमकिन नहीं है। वहाँ हमने मदनगिन निगाहों से माँ की तरफ देखा। चलिए ठीक है, आपको जैसा बेहतर लगे आप करें, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। चलिए बेटा। शहला बेगम ने बेटी की तरफ देखा और जाने के लिए खड़ी हो गई। माँ मुठ खड़ी हो गई। खुदा हाफिज़। बेबसी उजाला को देखती हुई माँ के साथ चली गई। उजाला उन दोनों को जाते हुए देखती ही रह गई।